एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ 2 महीनों में अपनी वैल्यूएशन को $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया। और इतना ही नहीं, $2 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन बनने में भी सिर्फ 3 महीने का वक्त लिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं एनवीडिया की, वो कंपनी जो कंप्यूटर्स के लिए ग्राफिक्स कार्ड्स यानी जीपीयूज, एआई चिप्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोसेसर्स बनाती है। आज की एआई रेवोल्यूशन में एनवीडिया की टेक्नोलॉजी ही बैकबोन बन चुकी है। और वहीं पे अगर हम भारत की इकोनॉमी को देखें तो भारत की जीडीपी को $1 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन तक पहुंचने में करीब 11 साल का वक्त लग गया। सोचिए, जो ग्रोथ एक देश को दशक भर में मिली, एनवीडिया ने वो सिर्फ कुछ महीनों में हासिल कर लिया। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? एनवीडिया ने इतनी तेजी से वो मुकाम कैसे छू लिया जो कई देशों की इकोनॉमी से भी बड़ा है? आज की इस वीडियो में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे एनवीडिया की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई, और उन सीक्रेट्स को भी जानेंगे जिन्होंने एनवीडिया को इतनी तेज ग्रोथ दिलाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस शख्स की कहानी से जिसने इस पूरी कंपनी को खड़ा किया, जेनसन हुआंग, वो विजनरी लीडर जो आज एनवीडिया को इस मुकाम तक लेकर आए हैं। साल 1963 में ताइवान के तैनान शहर में जेनसन हुआंग का जन्म होता है। और यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि वही ताइवान आज पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लीड कर रहा है। एनवीडिया के ज्यादातर चिप्स ताइवान की TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही बनते हैं। लेकिन जेनसन का बचपन आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तब उनका परिवार ताइवान छोड़कर थाईलैंड चला गया। मगर थाईलैंड भी उनका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बना। उस वक्त साउथ ईस्ट एशिया में हालात अच्छे नहीं थे। वियतनाम वॉर अपने चरम पर था। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के आदेश पर कंबोडिया में भारी बमबारी हो रही थी। पूरा इलाका अस्थिर हो चुका था। इन हालातों ने उनके माता पिता को मजबूर कर दिया कि वो अपने बच्चों के लिए कोई सुरक्षित और बेहतर भविष्य तलाशें। जेनसन के पिता एक वर्कर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत यूएसए जाने का मौका पाते हैं और फिर उनका परिवार ये फैसला करता है कि जेनसन और उनके बड़े भाई को अच्छी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। वर्ष 1972, जब जेनसन सिर्फ 9 साल के थे, वो और उनके भाई अमेरिका के टकोमा, वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरते हैं। वहां वो अपने एक चाचा के साथ रहते हैं। जेनसन बताते हैं कि अमेरिका जाने से पहले उनकी मां, जो खुद अंग्रेजी नहीं जानती थीं, हर रोज डिक्शनरी से 10 नए इंग्लिश वर्ड्स निकालती। वो दोनों भाइयों को ये वर्ड्स सिखाती और उन्हें रिपीट करवाती। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों भाई वनीडा, केंटकी चले गए। वहां वो एक बोर्डिंग स्कूल में रहने लगे और एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई करने लगे। लेकिन ये वक्त उनके लिए आसान नहीं था। एक ऐसे इमिग्रेंट बच्चे के तौर पर जो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता था, जेनसन को काफी बुलिंग का सामना करना पड़ा। मगर जेनसन ने हार नहीं मानी। उन्होंने एकेडमिक्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और धीरे धीरे क्लासमेट्स के साथ दोस्ती भी होने लगी। उनके बचपन का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। वो अपने रूममेट को पढ़ाई में हेल्प करते थे और बदले में उनका रूममेट उन्हें बेंच प्रेस करना सिखाता था। जेनसन हुआंग के लिए अमेरिका में जिंदगी आसान नहीं थी। स्कूलिंग खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और इसी दौरान वो कई छोटी मोटी नौकरियां भी करते रहे ताकि खुद के खर्चे उठा सकें। जेनसन खुद बताते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में डिशवॉशर की नौकरी करते थे। प्लेट्स धोते थे, फ्लोर साफ करते थे और कभी कभी बस बॉय बनकर टेबल्स भी साफ करते थे। ये वो दौर था जब उनके हाथ में किताबें होती थीं, मगर वक्त की मजबूरी उन्हें किचन के पीछे और रेस्टोरेंट की भीड़ में ले आती थी। लेकिन इन सब के बावजूद जेनसन ने हार नहीं मानी। ये सारे अनुभव उनके अंदर वो जज्बा भरते जा रहे थे जो एक दिन उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा चिप मेकर बनाने वाला था। अपनी ग्रेजुएशन के बाद जेनसन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री ली और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी अंडरस्टैंडिंग को और गहरा किया। स्टैनफोर्ड का एक्सपोजर उन्हें हाई एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया से जोड़ता गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने LSI लॉजिक में जॉब शुरू की, जहां वो माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनिंग का काम करते थे। इसके बाद वो AMD में भी रहे, जहां उन्होंने चिप डिजाइन पर काम किया।
वहीं AMD, जो आज एनवीडिया का सबसे बड़ा कंपटीटर है, यहीं काम करते हुए उन्हें समझ आने लगा कि कंप्यूटिंग की दुनिया को कुछ नया चाहिए। वो देखते थे कि ग्राफिक्स और कंप्यूटिंग को अलग अलग प्रोसेसर्स की जरूरत है। यहीं से उनके दिमाग में एक अलग सोच ने जन्म लिया, क्यों ना एक ऐसा प्रोसेसर बने जो ग्राफिक्स की दुनिया में क्रांति ला दे। और फिर उनकी मुलाकात होती है दो और ऐसे लोगों से जिनकी सोच भी कुछ ऐसा ही चाहती थी, क्रिस मलाचोव्स्की और कर्टिस प्रियम। यहीं से तीनों मिलकर एक सपना देखते हैं, एक कंपनी खड़ी करने का सपना, और वो कंपनी होती है एनवीडिया। कहानी शुरू होती है 1993 में, जब तीन लोग मिलकर एक कंपनी की नींव रखते हैं। तीनों का सपना था एक ऐसा चिप बनाना जो ग्राफिक्स की दुनिया को पूरी तरह बदल दे। अब इमेजिन करिए उस दौर को। 1990 की शुरुआत में प्राइवेट कंप्यूटर तेजी से फैल रहे थे, लेकिन ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी, और ये तीनों चाहते थे कि वो ऐसा पावरफुल ग्राफिक्स प्रोसेसर बनाएं जिससे गेमिंग और विजुअल एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल का हो। शुरुआत में पैसे की बहुत तंगी थी। जेनसन बताते हैं कि उन्होंने अपनी सेविंग्स और बोरोड पैसा मिलाकर कंपनी की शुरुआत की। शुरुआती फंडिंग मिलना आसान नहीं था, क्योंकि इन्वेस्टर्स को यह आइडिया रिस्की लग रहा था, लेकिन फिर भी एनवीडिया ने काम शुरू किया। 1995 में उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, NV1। ये एक ऑल इन वन मल्टीमीडिया एक्सेलरेटर था। जेनसन और उनकी टीम ने सोचा था कि यह प्रोडक्ट इंडस्ट्री में धमाल मचा देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। NV1 पूरी तरह से मार्केट में फेल हो गया। एक तो यह प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स था, ऊपर से उस वक्त गेम इंडस्ट्री में डायरेक्ट एक्स स्टैंडर्ड आ गया था, जिससे NV1 की टेक्नोलॉजी पुरानी लगने लगी। डायरेक्ट एक्स वही टेक्नोलॉजी है जो आपके कंप्यूटर के गेम्स और ग्राफिक्स में जान डालती है, वो स्टैंडर्ड जिसे हर ग्राफिक कार्ड फॉलो करता है। NV1 की फेलियर के बाद एनवीडिया ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर आ गई थी। एम्प्लॉयज परेशान थे, पैसे खत्म हो रहे थे, और इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगा रहा था। लेकिन यही वो टर्निंग पॉइंट था। जेनसन और उनकी टीम ने बैठकर सोचा, प्रॉब्लम कहां हुई होगी, और तब उन्हें समझ आया कि मार्केट रेडी नहीं थी इतनी कॉम्प्लेक्स डिजाइन के लिए, और साथ ही वो जो फीचर्स डालना चाह रहे थे वो जरूरत से ज्यादा अहेड ऑफ टाइम थे। 1997 में एनवीडिया ने लॉन्च किया रीवा 128। ये चिप गेमिंग वर्ल्ड में हिट हो गई। अब एनवीडिया की वापसी हो रही थी। इस चिप ने एनवीडिया को पहली बार एक पहचान दी और गेमर्स ने इसे पसंद किया, लेकिन कंपटीशन कम नहीं था। उस वक्त 3DFX जैसी कंपनी मार्केट पर राज कर रही थी। 1998 में 3DFX ने अपना वोडू 2 ग्राफिक्स कार्ड निकाला और यह गेमर्स का नया फेवरेट बन गया। अब एनवीडिया ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च साइकिल को हाफ कर दिया। जहां पहले वो हर 18 से 24 महीने में नया चिप लाते थे, अब हर 6 महीने में नए और बेहतर चिप लॉन्च करने लगे। 31 अगस्त 1999 को एनवीडिया ने लॉन्च किया GeForce 256, दुनिया का पहला GPU। ये वो चिप था जिसने 3D गेमिंग को एकदम नया लुक दिया। पहली बार ग्राफिक्स कार्ड्स में ट्रांसफॉर्म और लाइटिंग जैसे फीचर्स आए। GeForce 256 की वजह से एनवीडिया सीधे 3DFX को चैलेंज देने लगा, और जब 3DFX ने खुद के ग्राफिक्स कार्ड बनाने के चक्कर में अपने चिप पार्टनर्स को खो दिया, तो उनकी हालत बिगड़ने लगी। फिर एनवीडिया ने एक बोल्ड कदम उठाया। वर्ष 2000 में उन्होंने 3DFX को एक्वायर कर लिया। सोचिए, जो कंपनी कभी एनवीडिया को दबा रही थी, अब एनवीडिया का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन चैलेंज यहीं खत्म नहीं हुआ। एनवीडिया को अब ATI, जो आगे चलकर AMD बना, जैसे कंपनीज से टक्कर मिल रही थी। लेकिन एनवीडिया ने लगातार इनोवेशन किया। GeForce 2, GeForce 3, GeForce 4, हर साल नया और दमदार GPU। फिर आया वो समय जब एनवीडिया ने ग्राफिक्स से आगे सोचने की शुरुआत की। 2006 में उन्होंने लॉन्च किया CUDA आर्किटेक्चर। अब GPU सिर्फ ग्राफिक्स का काम नहीं करता था, ये AI, मशीन लर्निंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के काम भी करने लगा। यहीं से एनवीडिया ने अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदल दिया। वो सिर्फ गेमिंग कंपनी नहीं रही, वो AI रेवोल्यूशन का किंग बन गई।
और ऐसे ही जब 2022 के आखिर तक GPT-AI एक मैसिव सक्सेस साबित हुई, एनवीडिया के शेयर प्राइस आसमान छूने लगे, क्योंकि OpenAI का डेटा सेंटर पूरा का पूरा एनवीडिया के जीपीयू से ही बना हुआ था। इसीलिए सिर्फ 2 से 3 महीने में एनवीडिया ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो वो 30 सालों में भी नहीं कर पाया था। कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन में ऐसा छलांग लगा जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक ऐसा ग्रोथ मोमेंट जो शायद ही किसी और कंपनी की किस्मत में लिखा हो। If you want to do extraordinary things, it shouldn't be easy. It is the most extraordinary thing, Bill, that a normal dishwasher busboy could grow up to be this.